Yes, hello everyone. I hope you all are doing great. So this is the revision class of Contract Act and ये जो revision class है this will be helpful for all the students who are appearing for judicial services examination irrespective of their states, right? ये दिल्ली में, यूपी में, बिहार में, उत्तराखंड में, राजस्थान में सारे ही states में पूछा जाता है. So therefore I will be telling you all the important case laws in this section. And one more thing, that my speed would be high, a little bit high in this class. Okay, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट करते हैं. देखो, अगर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहले कि ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन डिड इट वाज फर्स्ट केम इनटू फोर्स. सो दैट वाज 1 सितंबर 1872. दूसरा क्वेश्चन आता है कि विच रिपोर्ट ऑफ लॉ कमीशन. So that is the 13th report of law commission 1958 specifically deals with the contract. So again I will repeat, so that is 13th report of law commission 1958 specifically deals with the contract. Okay, चलो एक बार इसके sections पढ़ते हैं. Section 1 कहता है that a short title, this act may be called the Indian Contract Act, and extent of commencement it extend to the whole of India. However, now this is the old Bail Act, but now it is extend to the whole of India including जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है. इसका सेक्शन 2 देखो, इंटरप्रिटेशन क्लॉज है. इसका सेक्शन 2A अगर देखोगे ये बात करता है प्रपोजल की. ठीक है, प्रपोजल मतलब ऑफर की बात करता है. इट सेज दैट व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ दैट अदर to such act or abstinence, he is said to make a proposal. तो देखो, I will not be explaining this what is the proposal, rather I will be telling the case laws. देखो, केस लॉ में इसमें आता है, सबसे पहले एक केस लॉ आता है दैट इज लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. यहाँ पर क्या है कि प्रपोजल सिग्निफाई होना चाहिए, बट लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त में प्रपोजल वाज नॉट सिग्निफाइड. सो देयरफॉर देयर वाज नो प्रपोजल. इफ देयर इज नो प्रपोजल देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. ओके, दूसरा केस लॉ दैट इज द पॉवेल वर्सेस ली. पॉवेल वर्सेस ली में भी सिग्निफाई होना चाहिए, और सिग्निफाई होना चाहिए है किसी एक रिस्पेक्टेड या फिर किसी ऑथराइज्ड पर्सन के थ्रू. ठीक है, इज इट क्लियर. और तीसरा दैट इज हार्वी वर्सेस फेसी. हार्वी वर्सेस फेसी जो केस लॉ है 1893, इसको बम्पर हॉल पेन की तरह भी जाना जाता है. इट इज नोन एज बम्पर हॉल पेन, जिसमें क्या हुआ था दैट देयर वाज इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड बट दैट इंफॉर्मेशन वाज नॉट विद द व्यू टू ऑब्टेन एसेंट. ओके, हार्वी वर्सेस फेसी, दूसरा लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, तीसरा पॉवेल वर्सेस ली. तो ये 3 केस लॉज हैं. इसको जानने के लिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो यू कैन गो टू आवर नॉर्मल क्लासेस. ठीक है. अब दूसरा नेक्स्ट, लेट्स कम बैक टू सेक्शन 2 क्लॉज बी. इट सेज दैट when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. तो यहाँ signify होना जरूरी है. अगेन वही सेक्शन 2A में जो लिखा होता है proposal signify होना चाहिए, ऐसे ही acceptance भी signify होना चाहिए. ठीक है, इज इट क्लियर. अब नाउ नेक्स्ट क्लॉज सी ये बात करता है द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रोमिसी. तो जो प्रपोज कर रहा है उसको प्रोमिसर कहेंगे, जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको प्रोमिसी कहेंगे. ठीक है. 2D इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स इज टॉकिंग अबाउट कंसिडरेशन. अब कंसिडरेशन क्या होता है, 3 तरह के कंसिडरेशन होते हैं. एक होता है पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन. अब इसमें एक और चीज होता है जो कंसिडरेशन इज फॉर व्हाट. सो कंसिडरेशन जो है the promise is called a consideration for the promisee. So consideration is always for the promisee, because over here if you read, let me just tell you that ये पूछते हैं consideration is for what. So consideration is for always the promise. So if you read, it says that when at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstained from doing or does or abstains from doing or promises to do or abstains from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for promise. So एक क्वेश्चन पूछते हैं that consideration is for what. So consideration is always for the promise. तो यहाँ पे बोला गया कि इंडिया में यहाँ पे 2 डिफरेंट थिंग है. दैट इज इंडियन लॉ में पास्ट कंसिडरेशन इज द गुड कंसिडरेशन, बट अगर इंग्लिश लॉ की बात करते हैं पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन. तो पास्ट कंसिडरेशन इंग्लिश लॉ में बोला था लैम्पले वर्सेस ब्रैथवेट में, जहाँ पर पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन बट फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर. अगर वो एक्सेप्शंस फुलफिल हो जाते हैं देन ओनली द पास्ट कंसिडरेशन कैन बी अ गुड कंसिडरेशन. ठीक है. तो जैसे इंग्लिश लॉ में मैंने आपको बताया कि पास्ट कंसिडरेशन इज नॉट अ गुड कंसिडरेशन, बट इन इंडियन लॉ past consideration, present consideration and future consideration is good.
कंसिडरेशन। बट एक और चीज यहाँ पर है दैट अगर आप पढ़ोगे इट सेज दैट व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन हैज डन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है और एनी अदर पर्सन। So what it says, it means that promise this consideration can be done by the promisee or any other person, कि कोई थर्ड पर्सन भी प्रॉमिस आपका कंसिडरेशन दे सकता है। तो इंडियन लॉ में पैसा कहीं से भी आना चाहिए बट दैट विल बी अ वैलिड, ठीक है। बट इंग्लिश लॉ में इट इज नॉट अलाउड। सो यहाँ हम बोल सकते हैं दैट देर इज नो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इन इंडियन लॉ, but in English law there is privity of consideration. So on this there is no privity of consideration. On this we have two case laws, that is Dattan versus Poole 1688 और एक और केस लॉ है चिनैया वर्सेस रमैया, जहाँ पे बोला गया कि कंसिडरेशन थर्ड पर्सन भी दे सकता है और यहाँ पे द सूट कैन फाइल अ स्ट्रेंजर, राइट, स्ट्रेंजर कैन ऑल्सो फाइल अ सूट ओवर हेयर। बट अगर हम इंग्लिश लॉ की बात करें तो वहाँ है ट्विडल वर्सेस एटकिंसन, जहां पे बोला गया दैट कंसिडरेशन कैन नॉट बी गिवन बाय द थर्ड पर्सन, दैट मीन्स द स्ट्रेंजर कैन नॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट द पार्टी, बट इन इंडियन लॉ द स्ट्रेंजर कैन फाइल अ सूट। ओके, तो इंग्लिश लॉ में जैसे मैंने आपको बताया कि ट्विडल वर्सेस एटकिंसन 1861 है, वहां कहते हैं नो स्ट्रेंजर कैन सूट अ फाइल। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि देर इज अ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन इन इंग्लिश लॉ, बट अगर हम इंडियन लॉ की बात करें तो देर इज नो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, थर्ड पर्सन कैन गिव अ कंसिडरेशन टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, राइट, सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड ओवर हेयर। तो आई बिलीव ये आपको समझ में आया होगा। तो सेक्शन 2 क्लॉज डी में 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि कंसिडरेशन कहाँ पे दे रखा है, सो सेक्शन 2 क्लॉज डी में दे रखा है कंसिडरेशन क्या थर्ड पर्सन दे सकता है, क्या देर इज अ privity of consideration or no privity of consideration. So in India there is no privity of consideration as it is written over here that any other person, right, that means the stranger can file a suit। तो यहाँ पे केस लॉ है दत्तन वर्सेस पूल और चिनैया वर्सेस रमैया। और तीसरा कि पास्ट कंसिडरेशन, प्रेजेंट कंसिडरेशन एंड फ्यूचर कंसिडरेशन ये तीनों इंडिया में अलाउड है। और चौथा दैट कंसिडरेशन इज फॉर ऑलवेज द प्रॉमिस। ओके, so it says that consideration is always for the promise। okay, so this is important। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन बनते हैं। अब उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज ई में आ जाओ, दैट सेज एवरी प्रोमिसी एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, इट सेज एक बार ई में आ जाते हैं तो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। सो एग्रीमेंट की डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज ई में। ओके, और 2 क्लॉज एफ में बात कर रखा है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस की। 2 क्लॉज जी में बात कर रखा है दैट एन एग्रीमेंट इज दैट एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ओके, तो दिस इज अ वॉइड एग्रीमेंट, तो इसका सेक्शन आप याद रखिएगा। 2 क्लॉज जी में दे रखा है एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज वॉइड, इज वॉइड। और 2H में एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 2H में एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और 2I an agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto but not at the option of other or others is a voidable contract। So section 2 clause I में it is talking about voidable contract। so you have to remember that voidable contract is given under section 2I, contract is given under section 2H, void agreement is given under section 2 clause G। ओके, ये आपको याद रखना है। अब आगे देखो, अब कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ठीक है, तो अब एक और चीज मैंने आपको प्रपोजल के बारे में एक और पॉइंट नहीं बताया। देखो, एक और चीज होती है दैट इज इन्विटेशन टू प्रपोजल। कभी कभार प्रपोजल से पहले एक इन्विटेशन भी होता है। तो इन्विटेशन टू प्रपोजल में एक केस लॉ है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट। ठीक है, जहां पर इन्विटेशन होता है उसके बाद ऑफर होता है, फिर उसके बाद एक्सेप्टेंस होता है। ठीक है, सो इसमें केस लॉ है फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट। ओके, नेक्स्ट अब देखो इसमें सेक्शन 3 देखो, सेक्शन 3 बेसिकली बात करता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन। ठीक है, तो ये बात कर रहा है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। सो द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल, द एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल एंड द रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस respectively are deemed to be made by any act or omission of the party proposing, accepting or revoking by which he intends to communicate such proposal, acceptance or revocation, or which he has the effect of communicating it। So basically section
3 is talking about what? That how the communication can be done, right? Communication, how the acceptance can be done, how the revocation of proposal can be done. So it can be done by any act or omission. तो ये कैसे करा जा सकता है? किसी भी एक्ट या omission के थ्रू of the party proposing, accepting और revoking, जिस एक्ट और omission की वजह से he intends to communicate such proposal, acceptance और revocation, और which has the effect of communicating it, कि उसने कुछ ऐसा एक्ट करा जिसका इफेक्ट क्या है? communicate करने का है. ठीक है, is it clear? Now section 4. अब section 4 is very very important. It is talking about communication when complete. So communication जो है proposal का, acceptance का and revocation का, ये section 4 में दे रखा है कि इसका communication कब complete होगा. तो अगर हम इसकी बात करते हैं, communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. So proposal का communication कब complete होगा? ये तब होगा when to the person to whom it is made, जब उसको communicate हो जाता है. The communication of proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made. But अगर हम acceptance की बात करें तो there can be two rule, inter presentis और inter absentis. Inter presentis मतलब जहाँ पर आप दोनों एक साथ instant communication हो रहा है. तो instant communication में जहाँ पर आपने सुना है, that will be the place of contract, क्योंकि यहाँ place of contract was the question कि कौन सा place of contract will be, कौन सी place will be considered to be the place of contract. तो inter presentis के केस में जहाँ instantaneous communication है, वहाँ पर place will be that place जहाँ पर acceptance सुना गया. सो ये केस लॉ है, डिपेंड करता है एंटॉर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन, जो कि 1955 का है, इंग्लिश केस लॉ है. और इसके ऊपर एक इंडियन केस लॉ है, दैट इज भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल. ठीक है, जो कि बात करता है इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन. ओके, और दूसरा रूल है पोस्टल रूल. पोस्टल रूल क्या होता है कि जहां पर आपने एक्सेप्टेंस भेजा है थ्रू लेटर, तो पोस्टल रूल में रूल ऑपोजिट है. तो प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विल बी द दैट प्लेस जहां से आपने पोस्ट करा है, दैट विल बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. तो पोस्टल रूल जो है उसके ऊपर केस लॉ है एडम वर्सेस लिंडसेल. ठीक है, एडम वर्सेस लिंडसेल पे पोस्टल रूल डेवलप हुआ था. और एंटॉर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन के ऊपर इंस्टेंटेनियस रूल लगता है, जो कि बात करता है पार्टीज इंटर प्रेजेंटिस, और उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल जजमेंट. ओके, राइट. सो दिस भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल जजमेंट इज बेस्ड अपॉन एंटॉर्स लिमिटेड वर्सेस माइल्स फार ईस्ट कॉरपोरेशन. ठीक है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं. द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट. तो ये जो सेक्शन 4 है ये बात करता है पोस्टल रूल के बारे में, इंस्टेंटेनियस के बारे में बात नहीं करता. इंस्टेंटेनियस के बारे में बात नहीं करता, तो मैंने आपको इसके बारे में बता चुका हूँ. ठीक है, राइट. अब इसमें देखो यहाँ लिखा हुआ है दैट एज अगेंस्ट द प्रोपोजर, so proposer के against when it is put in the course of transmission to him so as to be put out of the power of the acceptor. ठीक है, तो as against the proposer, proposer कौन है? जिसने propose करा है, जिसने ऑफर दिया है, उसके अगेंस्ट कब होगा कंप्लीट? क्या कंप्लीट होगा? एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो व्हेन द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रोपोजर व्हेन इट इज पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम सो एज टू बी आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द प्रोपोजर. कि जब नॉलेज ऑफ प्रोपोजर, जब प्रोपोजर के तक पहुंच जाता है तो एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, द कम्युनिकेशन ऑफ रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट व्हेन इट इज पुट into the course of transmission to the person to whom it is made so as to be out of the power of the person who makes it as against the person who to whom it is made when it comes to his knowledge. तो ये रेवोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, ये रेवोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. अब इसमें एक और चीज है कि यस, इसमें एक और चीज है. इसका एक बार रेवोकेशन देखो, रेवोकेशन के इसका एक इलस्ट्रेशन देखो, इलस्ट्रेशन सी. It says A revokes his proposal by telegram. The revocation is complete as against A when the telegram is dispatched. It is complete as against B when B receives it. ठीक है, अब आगे लिखा है B revokes his acceptance by telegram. B revocation is complete as against B when the telegram is dispatched and as against A when it reaches him. तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पीटी में पूछ लेंगे ये वाला इलस्ट्रेशन. ठीक है, अब इसमें एक और है, एक स्टेटमेंट दी थी, यू प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट दैट एन एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैचस्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर.
तो बताइए किसने दी थी ये स्टेटमेंट, ये पूछ लेते हैं। एन एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैचस्टिक टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, ये एंसन ने स्टेटमेंट दी थी, ये पूछ लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि एक बार एक्सेप्टेंस मिल जाता है ऑफर में तो दैट कैन नॉट बी रिवोक्ड बैक, दैट इज व्हाट इट मीन्स। ठीक है, एन एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैचस्टिक इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर, कि एक बार एक्सेप्टेंस हो जाता है, कम्युनिकेट हो गया, तो उसके बाद आप वापस नहीं हट सकते, देयर कैन नॉट बी अ रेवोकेशन। ओके, क्योंकि वादा करा है तो अब निभाना पड़ेगा। ओके, सेक्शन 37 कहता है वंस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू हैव टू परफॉर्म इट। ओके, एंड इफ यू कमिट्स अ ब्रीच देन सेक्शन 73 विल अप्लाई, दैट इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, राइट, ठीक है। अब देखो सेक्शन 5 क्या कहता है। सेक्शन 5 कहता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंसेस। ओके, तो रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है। अ प्रपोजल में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट, कि एक्सेप्टेंस कंप्लीट होने से पहले तो आप रिवोक करोगे, क्योंकि एक बार अगर एक्सेप्टेंस हो जाता है तो देयर कैन नॉट बी रेवोकेशन। बट अगर हम इंग्लिश और इंडियन लॉ की बात करें तो इंग्लिश लॉ में दोनों पार्टीज आर बी बाउंड व्हेन द एक्सेप्टेंस इज मेड, बट इंडियन लॉ में अलग अलग टाइम पे एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन कंप्लीट हो रही है, राइट। तो इंडियन लॉ में रेवोकेशन कैन बी डन एट 2 डिफरेंट टाइम, बट इन इंग्लिश लॉ में रेवोकेशन कैन बी डन ओनली बिफोर द एक्सेप्टेंस, क्योंकि जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस करा इंग्लिश लॉ में दोनों पार्टी बाउंड हो जाएंगी। बट अगर हम इंडियन लॉ की बात करते हैं तो इंडियन लॉ में एज अगेंस्ट द प्रपोजर अलग है और एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर अलग है। एज अगेंस्ट द प्रपोजर की हम बात करते हैं, जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस इनटू द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन में डाला तब एज अगेंस्ट द प्रपोजर एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो जाएगी। बट जब तक आपके प्रपोजर तक नॉलेज नहीं पहुंचती एक्सेप्टेंस की तब तक एक्सेप्टर बाउंड नहीं होगा, तो एक्सेप्टर कैन रिवोक हिज थिंग। ओके, राइट, इज इट क्लियर? ऑलराइट, तो मेरे को लगता है आपको ये समझ में आया होगा, तो आगे चलते हैं। ठीक है, राइट, ओके। तो अब सेक्शन 5 के बाद सेक्शन 6 है रेवोकेशन हाउ मेड, कि आप रेवोकेशन करोगे कैसे। यहाँ पे रेवोकेशन के ना तरीके दे रखे हैं, देखो जैसे इसमें बात कर रखा है दैट रेवोकेशन अ प्रपोजल इज रिवोक्ड बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ रेवोकेशन बाय द प्रपोजल टू द अदर पार्टी। यहाँ पे रेवोकेशन कैसे करोगे, कम्युनिकेट करोगे, कौन करेगा, प्रपोजर करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस लॉ है डिकिंसन वर्सेस डॉड्स। ओके, जहां पे बोला गया इंडियन लॉ में अगर रेवोकेशन किसी थर्ड पार्टी के थ्रू मिलता है तो वो एक वैलिड रेवोकेशन नहीं है, बट अगर रेवोकेशन प्रपोजर के थ्रू मिल रहा है तो ही वो वैलिड रेवोकेशन होगा। तो दैट इज डिकिंसन वर्सेस डॉट। तो कम्युनिकेट करोगे, ठीक है, कम्युनिकेट करोगे, और कौन कम्युनिकेट करेगा, प्रपोजर ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट दैट बाय द लैप्स ऑफ टाइम, कि अगर जब टाइम प्रिस्क्राइब दे रखा है, टाइम दे रखा है और वो टाइम पूरा हो जाता है और उसके अंदर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो तो प्रपोजल विल बी डीम टू बी रिवोक्ड। ओके, बाय लैप्स ऑफ टाइम विद इन अगर कोई टाइम नहीं दे रखा देन इट विल बी लैप्स विद इन अ रीजनेबल टाइम। थर्ड, बाय फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, कि अगर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट दे रखी है और आपने वो फुलफिल नहीं करी है तो भी माना जाएगा क्या, कि आपका जो प्रपोजल है वो रिवोक्ड हो चुका है। फोर्थ, बाय द डेथ और इंसैनिटी ऑफ द प्रपोजर इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसैनिटी कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर द एक्सेप्टेंस। तो अगर मान लो देयर इज नो नॉलेज, अगर उसको पता नहीं है दैट द पर्सन इज डाइड, देन देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर उसको पता चल गया है बिफोर एक्सेप्टेंस तो क्या होगा कि आपका ये माना जाएगा इट इज रिवोक्ड। ठीक है, एक्सेप्टेंस से पहले आपको नॉलेज आ जाती है कि पार्टी हैज डाइड, देन देयर विल बी नो एक्सेप्टेंस। वाई? बिकॉज द प्रपोजल विल बी डीम टू बी रिवोक्ड। बट अगर आपको नॉलेज नहीं और आपने एक्सेप्टेंस कर दिया देन देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो अब लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। सो दैट इज सेक्शन 6, कि कैसे आप रिवोक करोगे, कैसे करोगे, पहले कम्युनिकेट करोगे या फिर रीजनेबल, अगर आपने टाइम दे रखा है वो टाइम कंप्लीट हो जाता है और आपने एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर वो लैप्स हो जाएगा। थर्ड, या फिर कोई कंडीशन प्रेसिडेंट दे रखी है और कंडीशन प्रेसिडेंट आपने फुलफिल नहीं करी तो भी माना जाएगा क्या, कि वो रिवोक्ड हो गया। चौथा, बाय द डेथ और इंसैनिटी, और इंसैनिटी की अगर हम बात करें तो आईपीसी में सेक्शन, यू प्लीज टेल मी, राइट डाउन इन द कमेंट दैट विच सेक्शन टॉक्स अबाउट इंसैनिटी। ठीक है, ये मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये प्राइवेट डिफेंस का एक सेक्शन है। ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर। अब ये बात करता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। इट सेज दैट इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द प्रपोजल इनटू अ प्रॉमिस द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड, कि
अगर आपको प्रपोजल कन्वर्ट करना है इनटू अ प्रॉमिस तो एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब एज इट इज, कि अगर 5 चीजें दे रखी है प्रपोजल में तो आपको एज इट इज 5 के 5 एक्सेप्ट करने हैं। अनक्वालिफाइड मतलब देयर शुड नॉट बी एनी कंडीशन ऑन इट, ठीक है, कि जैसा है वैसे ही आप एक्सेप्ट करो। इसको मिरर रूल भी बोला जाता है। और अगर आप थोड़ा बहुत भी मॉडिफाई करते हो, चेंज करते हो, तो फिर वो क्या बन जाता है, वो एक काउंटर प्रपोजल बन जाता है, दैट इज गिवन अंडर हाइड वर्सेस रेंज। तो काउंटर प्रपोजल इज गिवन अंडर हाइड वर्सेस रेंज। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्या है कि एक बार आपने काउंटर प्रपोजल दिया तो जो पुराना वाला प्रपोजल था दैट विल कम्स टू एन एंड एंड लेटर ऑन दैट इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड फर्दर। ठीक है, तो एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ। हाइड वर्सेस रेंज है, बात करता है काउंटर प्रपोजल की, सेक्शन 7 क्लॉज 1 में। और इसमें एक और ऑफर आता है, वो होता है क्रॉस ऑफर, जिसे क्रॉस प्रपोजल भी बोलते हैं। क्रॉस प्रपोजल में क्या है कि एक प्रपोजल ने भी प्रपोजल दिया, एक्सेप्टर ने भी प्रपोजल दिया, ठीक है, बट देर इज नो एक्सेप्टेंस एज सच। तो उसमें केस लॉ है टिन वर्सेस हॉफमैन। तो ये भी पीटी में पूछ लेते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। टिन वर्सेस हॉफमैन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। सेक्शन 7 क्लॉज 2 बात करता है मैनर ऑफ एक्सेप्टेंस, कि अगर प्रपोजर ने मैनर दे रखा है और आपने मैनर उस मैनर में नहीं करा तो माना जाएगा कि वो एक्सेप्टेंस है। बट अगर मान लो प्रपोजर बोलता है कि भाई जो आपने मैनर में दिया है दैट आई विल नॉट एक्सेप्ट, आपको जो मैनर दिया गया था उसी मैनर में आप भेजो, और उसमें आप नहीं भेजते तो फिर देयर विल बी नो वैलिड एक्सेप्टेंस। ओके, तो सेक्शन 7 क्लॉज 2 बात करता है मैनर। ओके, इज इट क्लियर? आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ इसमें कुछ रहा तो नहीं। ठीक है, तो सेक्शन 8 बात करता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। ओके, तो देखो कभी कभार क्या होता है, प्रपोजल जनरल प्रपोजल भी होता है और स्पेसिफिक प्रपोजल भी होता है। जनरल प्रपोजल में क्या है कि आप ऑफर देते हो टू द पब्लिक एट लार्ज, तो उसमें जो एक्सेप्टेंस आएगी इट इज नॉट नेसेसरी कि हर एक व्यक्ति आपके पास आए और आपको एक्सेप्टेंस दे, राइट, आपको सिग्निफाई करे। तो उस केस में एक्सेप्टेंस कैसे होगा, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस होगा। ठीक है, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग द कंडीशंस होगा। इसको एक बार पढ़ो। परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन ऑफ अ प्रपोजल और द एक्सेप्टेंस, यहाँ लिखा है performance of the conditions of a proposal or the acceptance of any consideration for a reciprocal promise which may be offered with the proposal is an acceptance of the proposal। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, परफॉर्मेंस ऑफ अ कंडीशंस, कि अगर जनरल ऑफर में कोई कंडीशन दी गई है, कंडीशन मतलब सपोज मान लो अगर मैंने बोला है दैट हुएवर फाइंड माय डॉग विल गेट अ 50,000 रुपीज, तो दैट इज अ जनरल ऑफर दैट इज आई हैव मेड टू द पब्लिक एट लार्ज। अब इस केस में बहुत सारे लोग चले जाते हैं, आप भी चले जाते हो, तो आप जब जाते हो ढूंढने, सो दैट इज व्हाट यू आर परफॉर्मिंग द कंडीशन। बट ये नहीं, ये इट इज नॉट पॉसिबल कि आप पहले मेरे पास आओगे और आप मुझे एक्सेप्टेंस दोगे। सो सिंस यू हैव परफॉर्म द कंडीशंस, सो दैट विल बी डीम्ड एज दैट यू हैव एक्सेप्टेड माय ऑफर। ओके, तो ये केस लॉ है कार्लाइल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। ओके, जहां पे बोला गया क्या, दैट इफ यू परफॉर्म द कंडीशन, यहाँ मैं आपको थोड़े फैक्ट्स भी बता देता हूँ व्हाट हैपेंड इन दिस केस लॉ, दैट देयर वाज अ कंपनी दैट इज कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड अ मेडिसिन इन द मार्केट फॉर प्रिवेंटिंग अ इन्फ्लुएंजा। कि उन्होंने बोला, उन्होंने ऐसे मार्केट करा कि कोई भी अगर हमारी ये कार्बोलिक स्मोक बॉल की जो मेडिसिन है एज पर प्रिस्क्रिप्शन लेगा, सो दैट पर्सन विल नॉट बी गेटिंग इन्फ्लुएंजा। ठीक है, और ये मिस कार्लाइल ने क्या करा, उसने और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि उस कंपनी ने ये भी बोला था कि अगर आपको इन्फ्लुएंजा हो जाता है हमारी दवाई लेने के बाद भी, तब हम आपको जो है 1,000 पाउंड्स या ये आपको ऑफर करेंगे, आपको हम देंगे। ठीक है, तो एक कार्लाइल ने वो मेडिसिन ली एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, राइट, उसके बावजूद दैट शी वाज caught the influenza and then she claimed the 1,000 as a reward। तो the company said that there was no you have not signified any acceptance to us। तो यहाँ पे honorable court has held that this is the general offer, and general offer you need not have to come and signify the acceptance, rather the performance of the condition will make the acceptance valid। ठीक है, तो यहाँ पे माना जाएगा कि जैसे ही आपने परफॉर्म करा तो एक्सेप्टेंस हो गई है। और परफॉर्मेंस क्या था कि उसने दवाइयाँ ली एज पर द प्रिस्क्रिप्शन, तो ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है। ठीक है, इज इट क्लियर? आई बिलीव दैट दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। अब सेक्शन 9 देखो, यहाँ कह रहा है प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड। तो यहाँ पे लिखा है इन सो फार एज प्रपोजल और एक्सेप्टेंस और ऑफ एनी प्रॉमिस इज मेड इन वर्ड्स, द प्रॉमिस इज सेड टू बी एक्सप्रेस
insofar as such proposal or acceptance is made, otherwise than in word the promise is said to be implied. तो promise जो है वो express और implied भी हो सकता है. Okay, next check out section 10. अब सेक्शन 10 बात करता है आपका एग्रीमेंट्स, दैट व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट. तो यहाँ पर बेसिकली एसेंशियल कंडीशन दे रखी है कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए. तो यहाँ पे 5 चीज़ें हैं. दैट इज ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड ऑफ अ फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज कॉम्पिटेंट to contract for lawful consideration with a lawful object and not hereby expressly declared to be void. तो 5 चीजें हैं इसमें क्या, that is free consent, competent party, lawful object, lawful consideration, and fifth is that is not expressly declared to be void. Okay, right, इसमें 5 चीजें हैं. Now section 6 is talking about what section 11 is talking about, that is competent to contract. ओके तो यहाँ कॉम्पिटेंसी की बात दे रखी है. और अगर कॉम्पिटेंसी की बात करते हो तो यहाँ लिखा है दैट एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट एंड हु इज ऑफ साउंड माइंड एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय लॉ टू एनी वे टू विच ही इज सब्जेक्ट. तो यहाँ साउंड ऑफ यहाँ पे एज ऑफ मेजॉरिटी की बात करिए, साउंड माइंड की बात करिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ की बात करिए. तो 3 चीज़ें हैं. तो एज ऑफ मेजॉरिटी पे देयर वाज अ केस लॉ दैट इज मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, जहाँ पे बोला गया कि इफ द माइनर is entering into an agreement then that agreement is void ab initio. This case law, there is another case law that is Khangul versus Lakha Singh डिलीवर्ड बाय शादीलाल चीफ जस्टिस. एक और केस लॉ है इसमें अजोधिया प्रसाद वर्सेस चंदन लाल. ओके तो इसमें 3 केस लॉ है, ये भी आपसे पीटी में पूछ सकते हैं. कौन से केस लॉ है मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ. दैट इज मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष, दूसरा खानगुल वर्सेस लखा सिंह, तीसरा अजोधिया प्रसाद वर्सेस चंदन लाल. ठीक है, ये जो खानगुल वर्सेस लखा सिंह है ये डिलीवर्ड बाय शादीलाल चीफ जस्टिस है बाय लाहौर हाई कोर्ट. ओके राइट, और ये जो धर्मोदास घोष है ये 1903 का केस लॉ है. ओके राइट, तो इंडिया में इट इज माइनर्स एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो. और अगर सेक्शन 12 की हम बात करते हैं दैट इज इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग. तो यहाँ साउंड माइंड के बारे में बात कर रहा है. तो साउंड माइंड क्या होता है, अ पर्सन इज सेड टू बी साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट इज capable of understanding it and of forming a rational judgment as to its effect upon his interest. So if he is capable of understanding it, तो अगर वो समझ रहा है और अपने रैशनल जजमेंट फॉर्म कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे दैट ही इज द साउंड माइंड. ओके, इज इट क्लियर? नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर टू सेक्शन 13. तो सेक्शन 13 में कंसेंट इज डिफाइंड. और अगर हम कंसेंट की बात करें तो इंडियन पीनल कोड आईपीसी में यू प्लीज राइट डाउन इन विच सेक्शन कंसेंट इज गिवन. ओके नाउ कंसेंट सेक्शन 13 में लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड दैट इज when 2 or more persons are said to consent when they are agree upon the same thing in the same sense. तो that is what consensus ad idem. तो ये जो है when they agree upon the same thing in the same sense, वो इसको कहते हैं consensus ad idem, जो कि केस लॉ था रैफल्स वर्सेस विचल हाउस 1864 में आया था. रैफल्स वर्सेस विचल हाउस. ओके, इज इट क्लियर? अब आगे आ जाते हैं. सेक्शन 14 बात करता है फ्री कंसेंट डिफाइन, कि फ्री कंसेंट कौन सा होगा. तो ये कह रहा है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय, तो बाय कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक. तो ये जो 4 है कोअर्शन से लेके मिसरिप्रेजेंटेशन तक, दैट इज व्हाट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. बट मिस्टेक के केस में आइदर इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे मिस्टेक के केस में. मैं दोबारा से बोल देता हूँ, कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन तक ये क्या रहेंगे, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट इज नॉट फ्री. बट अगर हम मिस्टेक की बात करते हैं तो उस केस में क्या होगा, दैट विल बी आइदर इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट. देयर कैन नॉट बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, तो वहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. अब देखो आपको सेक्शंस याद रखने. सेक्शन 15 कोअर्शन की बात करता है. कोअर्शन क्या कहता है, कोअर्शन इज द कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी. तो आप कोई आईपीसी के अंदर कुछ गलत करते हो और उसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो उसको कोअर्शन बोलेंगे, क्योंकि आपने उसको डराया, धमकाया या आपको ये ऑफेंस कर दिया. या फिर इसके आगे लिखा हुआ है और द unlawful detaining or threatening to detain any property to prejudice any person whatever with the intention of causing any person to enter into an agreement.
तो कोअर्शन सेक्शन 15 में डिफाइंड है। अब कोअर्शन, इंडिया में कोअर्शन वर्ड यूज होता है, और इंग्लैंड में, मतलब बाहर इंग्लैंड में वहाँ वर्ड यूज होता है ड्यूरेस। ओके, ड्यूरेस, ठीक है। और इसको क्या नाम है, ड्यूरेस में इज यूज्ड, इसको काट देते हैं, इसको काट देना, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको काट देना। ओके, तो इंडिया में द वर्ड इज यूज्ड कोअर्शन, वेयर एज इन इंग्लैंड द वर्ड इज यूज्ड दैट इज ड्यूरेस। ओके, ठीक है। अब नाउ लेट अस अगेन कम बैक टू सेक्शन 16। सेक्शन 16 बात करता है व्हाट, अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब अनड्यू इन्फ्लुएंस भी वॉइडेबल है। यहाँ पे अगर आप अपना इन्फ्लुएंस करते हो जिसकी वजह से द पर्सन, इसको भी काट देना, ठीक है। तो अब सेक्शन 15 के बाद आगे चलते हैं, सेक्शन 16 दैट इज टॉकिंग अबाउट अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो सेक्शन 16 में अनड्यू इन्फ्लुएंस डिफाइंड है। यहाँ लिखा है दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस वेयर द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच दैट वन ऑफ द पार्टी इज इन द पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर। यहाँ लिखा है that where one of the party is in the position to dominate the will of the other and uses that position to obtain an unfair advantage over the other. Okay, तो यहाँ पर you that one party is at such a position that he dominates the will of the other. Okay, तो यहाँ पे one party is dominant position and other party is in the inferior position, एंड डोमिनेंट के साथ साथ वो अपनी पोजीशन यूज भी करता है ताकि आपके विल को इन्फ्लुएंस कर सके, तो इसको बोलेंगे अनड्यू इन्फ्लुएंस। बट सबसेक्शन 2 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कौन कौन से केस में हम बोलेंगे माना जाएगा कि ये अनड्यू इन्फ्लुएंस है। यहाँ लिखा है इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी ऑफ द फोरगोइंग प्रिंसिपल अ पर्सन इज डीम्ड, यहाँ डीम्ड लिखा हुआ है, डीम मतलब मान रहे हैं, deemed to be in position to dominate the will of the other, a where he holds a real or apparent authority over the other, तो यहाँ पे real और apparent authority over the other, or where he stands for the fiduciary relation to the other, and b where he makes a contract with the person whose mental capacity is temporarily or permanently affected by the age of illness, by the reason of age या फिर illness या mental or bodily distress। तो ये सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि यहाँ पर हम मानेंगे क्या कि दैट देयर इज अ व्हाट अनड्यू इन्फ्लुएंस। ओके, राइट। अब इसका सबसेक्शन 3 देखो, सबसेक्शन 3 बात करता है दैट इज अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शंस के बारे में। तो अगर कोई अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन होता है तो माना जाएगा दैट देयर इज आल्सो अ अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब यहाँ लिखा है सेक्शन 3 में, सबसेक्शन 3 में, दैट वेयर अ पर्सन हु इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिम एंड द ट्रांजैक्शन अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट और ऑन द एविडेंस एड्यूस्ड टू बी अनकंसाइनेबल, कि जो ट्रांजैक्शन है वो ऑन द फेस ऑफ इट देख के लग रहा है कि अनकंसाइनेबल है। अब अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, ये वो वाले ट्रांजैक्शन होते हैं जो वेयर द नो रीजनेबल पर्सन विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, नो सेन पर्सन विल एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लो अगर आपकी 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो क्या 5 लाख रुपए में उसको बेच दोगे? अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो माना जाएगा कि ये अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन है। बट अगर 500 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो शायद आप 250 करोड़ में बेच सकते हो, है ना, तो वो शायद हो सकता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। बट यहाँ पर अगर 5 लाख रुपए में बेच रहे हो तो उसको हम, ये तो देख के लग रहा है दैट इट इज अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन। अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन वो होते हैं जहां पर नो सेन पर्सन, सेन मतलब नॉर्मल पर्सन, ठीक है, रीजनेबल पर्सन विल नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, इज इट क्लियर? अब आगे देखो, यहाँ पे लिखा है अनकंसाइनेबल द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट सच कॉन्ट्रैक्ट वाज नॉट इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस शैल बी अपॉन द पर्सन इन अ पोजिशन टू डोमिनेट। तो जो डोमिनेंट पोजिशन पर होगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, क्या बताना कि ये अनकंसाइनेबल ट्रांजैक्शन नहीं है, ये फ्री विल से हुआ है। ठीक है, इसका इलस्ट्रेशन डी देखो, डी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। it says that A applies to a banker for a loan at a time when there is a stringency in the money market. The banker declines to make the loan except at an unusually high rate of interest. A accepts the loan on these terms. This is a transaction in the ordinary course of business and the contract is not induced by undue influence. क्योंकि ये आपने तब अप्लाई करा जब मनी मार्केट, व्हेन देयर इज अ स्ट्रिंजेंसी इन द मनी मार्केट, व्हेन देयर इज नो मनी इन द मार्केट।
ठीक है। तो तब ऑब्वियसली क्योंकि पैसा है नहीं तो फिर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा लोन, तो दैट इज ओके, दैट इज नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये पीटी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। नाउ अगेन लेट्स कम बैक टू सेक्शन 17 दैट इज टॉकिंग अबाउट फ्रॉड। अब फ्रॉड सेक्शन 17 में डिफाइंड है। अब फ्रॉड में क्या होता है कि जहां पर यू डू नॉट हैव द गुड इंटेंशन, रादर आपका बैड इंटेंशन है। इसको पढ़ो, यहाँ लिखा है फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कमिटेड बाय अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, committed by a party to contract or with his connivance or by his agent with intent to deceive। या intent to deceive है, intention ही गलत है आपकी, intent to deceive another party thereto or his agent or to induce him to enter into a contract। यहाँ first लिखा हुआ है the suggestion as fact of that which is not true by one who does not believe it to be true। तो यहाँ पे आप गलत सजेशन दे रहे हो, आपको पता है कि ये गलत है बट आपने उसको ऐसे बताया कि ये सही है, ओके राइट। सो इसको बोलते हैं फॉल्स असर्शन, ओके। यहाँ पे एक ना मैक्सिम भी है दैट इज एक्स डोलो मालो नॉन ऑरिटर एक्शियो। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, सेक्शन 17 में एक मैक्सिम है दैट इज एक्स डोलो मालो नॉन ऑरिटर एक्शियो। इसका मीनिंग क्या है? अ राइट ऑफ एक्शन कैन नॉट अराइज आउट ऑफ फ्रॉड। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, आप इसको दोबारा से सुन लीजिएगा। दैट इज अ राइट ऑफ एक्शन कैन नॉट अराइज आउट ऑफ फ्रॉड। सो दैट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ हॉलमैन वर्सेस जॉनसन, ओके, हॉलमैन वर्सेस जॉनसन। अब इसका सेकंड में आ जाओ। इट सेज द एक्टिव कंसीलमेंट, कि आपने जान करके छुपाया। सो देयर कैन बी टू थिंग्स, एक्टिव कंसीलमेंट एंड पेटेंट कंसीलमेंट। पेटेंट डिफेक्ट या एक्टिव डिफेक्ट या फिर लेटेंट डिफेक्ट, दो तरह के डिफेक्ट होते हैं। एक होता है पेटेंट डिफेक्ट और एक होता है लेटेंट डिफेक्ट। पेटेंट डिफेक्ट जो देख के लग रहा है, ठीक है, ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा है कि डिफेक्ट है, बट लेटेंट डिफेक्ट विच इज नॉट विजिबल ऑन द फेस ऑफ इट, रादर वंस यू स्टार्टेड यूजिंग इट देन यू विल सी दैट देयर इज सम डिफेक्ट, ओके। तो यहाँ एक्टिव कंसीलमेंट मतलब एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट। तो यहाँ ये बात कर रहा है लेटेंट डिफेक्ट के बारे में, जहां पर वो दिख नहीं रहा बट आपको मालूम है कि ये यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये खराब है। तो ये एक्टिव कंसीलमेंट के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी एक फ्रॉड है। थर्ड बात कर रहा है अ प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, कि आपने प्रॉमिस तो करा बट आपकी इंटेंशन नहीं है परफॉर्म करने की, ठीक है। फोर्थ कह रहा है एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव, तो ये रेजिडुअरी क्लॉज के बारे में बात करता है। 5 बात कर रहा है एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, ओके, कि किसी और लॉ में इफ इट इज स्पेशली डिक्लेयर्ड टू बी फ्रॉडुलेंट। और एक्सप्लेनेशन बात कर रहा है दैट वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक बट यू डिड नॉट स्पीक, तो माना जाएगा कि आपने फ्रॉड करा। तो इसमें केस लॉ है फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले 1862। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, इसमें केस लॉ है फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले 1862, जहां पर आपकी ड्यूटी थी बोलने की बट यू डू नॉट स्पीक, तो माना जाएगा आपने फ्रॉड करा, ठीक है। बट फेल्टहाउस वर्सेस बेंडले में क्या हुआ दैट वहां पे एक अंकल होता है, वो अपने नेफ्यू को बोलता है कि ये हॉर्स मैं खरीदूंगा और अगर आपने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं करा तो माना जाएगा द हॉर्स इज माइन। तो उस केस में इट इज नॉट नो ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड, है ना। अगर कोई मेरे को अगर कोई ऑफर दे रहा है तो मैं जरूरी थोड़ी कि मैं आपको एक्सेप्टेंस दूं, मैं साइलेंट भी रह सकता हूँ, या तो आपको एक्सेप्ट करूंगा या तो डिनाई करूंगा, बट वहां पे देयर इज नो ड्यूटी। तो जहां पर देयर इज नो ड्यूटी टू स्पीक देन देयर विल बी नो फ्रॉड, बट इफ देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक बट यू ओमिट टू स्पीक तो माना जाएगा यू हैव कमिटेड फ्रॉड। तो ये एक्सप्लेनेशन में दे रखा है। इसका इलस्ट्रेशन ए देखो, इसका इलस्ट्रेशन ए देखो। इट सेज दैट ए सेल्स बाय ऑक्शन टू बी अ हॉर्स व्हिच ए नोज टू बी अनसाउंड। A says nothing to be but about the horse unsoundness. This is not a fraud. Why? Because यहाँ पे horse अगर unsound है तो वो visible होगा, तो उसने नहीं बताया तो that is okay, no problem, ठीक है। अब इसका illustration C देखो। C कहता है B says to A, if you do not deny it, I shall assume that the horse is sound. So A says nothing. Here A's silence is equivalent to speech. तो वो कह रहा है कि इफ यू डू नॉट डिनाई आई शैल अज्यूम द हॉर्स इज साउंड। तो यहां पर ए की ड्यूटी थी बोलने की, सो ए सेज नथिंग, हियर एज साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच, ओके राइट। अब देखो यहाँ पे इलस्ट्रेशन डी भी देखो इसका।
that A and B being traders enter upon a contract. A has a private information of a change in the prices which would affect B's willingness to proceed with the contract. A is not bound to inform B. ठीक है, तो वहां पे वो ही इज नॉट बाउंड टू इन्फॉर्म बी. अब सेक्शन 18 देख लो, दैट इज टॉकिंग अबाउट मिस रिप्रेजेंटेशन. अब फ्रॉड में क्या है, आपकी गलत इंटेंशन है. मिस रिप्रेजेंटेशन में आपकी इंटेंशन गलत नहीं है, रादर आपको पता भी नहीं है कि जो आप बता रहे हो वो गलत है, आपको लगता है कि ये सही है. ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है तो वहां पर भी इट विल बी व्हाट, इट विल बी अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सेक्शन 19 बात करता है वॉइडेबिलिटी की. तो ये जो हमने अभी बात करा है कोअर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, यहाँ पर जो है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अब सेक्शन 19 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 19 स्पेसिफिकली बात करता है किस केस में, कोअर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के बारे में, कि अगर इन तीनों में कोई आपकी ट्रांजैक्शन हुई है तो फिर वो वॉइडेबल होगा सेक्शन 19 में. और अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से आपका हुआ है तो वो सेक्शन 19A में वॉइडेबल होगा. ठीक है, इज इट क्लियर? तो 19A बात करता है अनड्यू इन्फ्लुएंस की, और 19 बात करता है किसकी, कोअर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन. इन तीन के बारे में बात करता है. ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो ये जो यहाँ पे ना वॉइडेबिलिटी तीन तरह की होती है. एक होता है इनिशियल वॉइडेबिलिटी जो हमने अभी करा है, एक होता है सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी जो हम आगे पढ़ेंगे. सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी में आप सेक्शन लिख लीजिएगा, दैट इज सेक्शन 39, 53 एंड 55. ये सब्सिक्वेंट वॉइडेबिलिटी के बारे में बात करता है. ठीक है, राइट, सेक्शन 39, 53 एंड 55. अब आ जाओ सेक्शन 20. सेक्शन 20 जो हमने अभी पहले पढ़ा था, मिस्टेक में तीन सेक्शन है, सेक्शन 20, 21 और 22. 20 की अगर हम बात करते हैं, सेक्शन 20 की मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ. सेक्शन 20 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, दैट इट विल बी अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट बाय बोथ द पार्टीज. तो जहां पर ये दोनों मिस्टेकन हैं तो इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट. अगर ये यूनिलेटरल मिस्टेक है तो दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 22. ओके, इज इट क्लियर? तो यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 22 में दे रखा है, बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट सेक्शन 20 में दे रखा है. बायलेटरल मिस्टेक है तो फिर ये वॉइड एग्रीमेंट होगा, यूनिलेटरल मिस्टेक है तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा, इट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. और एक बार इसको पढ़ लो, यहाँ लिखा है दैट वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट इज वॉइड. ओके, तो यहाँ पे क्या है, दैट मैटर्स जो है बोथ द पार्टीज आर मिस्टेकन टू द मैटर विच इज एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, ऑलराइट, आगे देखते हैं. अब यहाँ पर इसका एक केस लॉ, इसका जो इलस्ट्रेशन ए है दैट इज बेस्ड ऑन कोर्टियर वर्सेस हेस्टी. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे केस लॉ, कोर्टियर COUTURIER वर्सेस हेस्टी. ओके, दैट इज 1843. तो यहाँ पर क्या नाम है, सेक्शन 20 मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है, वो भी बायलेटरल मिस्टेक. और अगर हम सेक्शन 21 पर आते हैं तो ये बात करता है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ. मिस्टेक ऑफ लॉ दो तरह के हो सकते हैं, मिस्टेक ऑफ इंटरनेशनल लॉ या दैट इज फॉरेन लॉ, और मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ. तो अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है तो फिर क्या होगा, ये वॉइड एग्रीमेंट नहीं होगा. बट अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ है तो जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो लगेगा. तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट के दो कॉन्सिक्वेंसेज हैं. अगर बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो वॉइड एग्रीमेंट होगा, यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. बट अगर हम मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ की बात करते हैं तो इट इज नॉट वॉइडेबल. यहाँ लिखा है कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक ऑफ एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया. तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा. ठीक है, इज इट क्लियर? तो मिस्टेक ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज. Okay, now tell me there is a maxim associated with this mistake of fact and mistake of law. Tell me, write it down. Maxim associated. और इसमें एक section भी है IPC में. Tell me, write, mention that section also in the comments. Okay, thank you. अब आगे देखो, सेक्शन 22 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट कॉज्ड बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट. तो 22 जैसे मैंने अभी आपको बताया था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में दो सेक्शन है, सेक्शन 20 और 22. 22 यूनिलेटरल मिस्टेक है, 20 बायलेटरल मिस्टेक है. सो सेक्शन 22 बात करता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट voidable merely because it was caused by one of the parties to it being under a mistake as to matter of fact. तो ये यूनिलेटरल मिस्टेक की बात करता है.
नाउ सेक्शन 23, अब सेक्शन 23 बात करता है क्या कि अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट। तो अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन है या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो फिर वो वॉइड एग्रीमेंट होगा, बिकॉज सेक्शन 10 कहता है क्या कि अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होना चाहिए है, लॉफुल ऑब्जेक्ट लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। बट सेक्शन 23 बात करता है कि कौन से कंसिडरेशन या कौन सा ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा। तो इसका देखो, इसमें लिखा है द एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस द इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। ओके, the if you read, the consideration or object of an agreement is lawful. So it says the consideration or the object of an agreement is lawful unless it is forbidden by law. आगे लिखा है that or is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law. कि वो इस नेचर का है कि अगर आप इसको परमिट करोगे तो इट विल डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, और इज फ्रॉडुलेंट नेचर का है, और इट इन्वॉल्व्स और एम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, और इट इन्वॉल्व्स द और एम्प्लाइज इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, और द कोर्ट रिगार्ड्स इट एज इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ओके, तो यहाँ आगे पढ़ोगे, इट सेज that in each of these cases the consideration or object of an agreement is said to be unlawful. Every agreement of which the object or consideration is unlawful is void. तो यहाँ पर एक ना मैक्सिम है, that is ex turpi causa non oritur actio। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, ex turpi causa non oritur actio। It means no action arise from a dishonorable cause। ठीक है, इट मीन्स दैट नो एक्शन अराइज आउट ऑफ अ डिसऑनरेबल कॉज। ठीक है, इज इट क्लियर? अब आगे देखो, यहाँ पर एक और केस लॉ है सेक्शन 23 में, दैट इज रिचर्डसन वर्सेस मैलिश डिलीवर्ड बाय बोरो जस्टिस। तो ये बोलता है कि जो पब्लिक पॉलिसी है दैट शैल नॉट बी यूज्ड एवरीवेयर। तो मैं दोबारा से केस लॉ का नाम बताता हूँ, रिचर्डसन वर्सेस मैलिश 1824 डिलीवर्ड बाय बोरो जस्टिस। यहाँ इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी क्या, दैट पब्लिक पॉलिसी इज अ वेरी अनरूली हॉर्स एंड वंस यू अस्ट्राइड इट यू नेवर नो वेयर इट विल कैरी यू। ओके, सो पब्लिक पॉलिसी इज अ वेरी अनरूली हॉर्स, वंस यू अस्ट्राइड इट यू नेवर नो वेयर इट विल कैरी यू। इट मीन्स व्हाट कि पब्लिक पॉलिसी को बहुत ज़्यादा वाइड इंटरप्रिटेशन नहीं देना चाहिए, इट शुड बी नैरोली यूज, बिकॉज अगर आप इसको वाइड इंटरप्रिटेशन देने लगोगे तो आपको पता नहीं चलेगा वेयर इट विल कैरी यू। ठीक है, तो ये रिचर्डसन वर्सेस मैलिश है। ठीक है, आई बिलीव कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो सेक्शन 23 में बोलता है कौन से कंसिडरेशन या ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसकी जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन जे और के इंपॉर्टेंट है फॉर योर प्रीलिम्स। जे कहता है दैट ए हु इज बी मुख्तार, right? Mukhtar promises to exercise his influence as such with B in favor of C, and C promises to pay 1000 rupees to A. The agreement is void because it is immoral, क्योंकि यहाँ पे मुख्तार है वो। Okay, अब K बात करता है that A agrees to let her daughter to hire to B for concubinage. The agreement is void because it is immoral, though the letting may not be punishable under the IPC. तो ये क्योंकि इमोरल है, सो देयरफॉर इट विल बी व्हाट, इट विल बी वॉइड एग्रीमेंट। सेक्शन 25 देखो, अब सेक्शन 25 कहता है दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, दैट देयर शैल बी कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमने पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज डी में, राइट? कि कंसिडरेशन कहीं से भी आए, आना चाहिए, कहीं से भी आए तो मतलब क्या, देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन। अब इसमें ना एक ये है, क्या नाम है, लीगल मैक्सिम है, दैट इज नूडम पैक्टम एक्स क्यू नॉन ऑरिटर एक्शियो। तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट, नूडम पैक्टम एक्स क्यो नॉन ऑरिटर एक्शियो। यहां पर क्या है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन डज नॉट अराइज एनी एक्शन। कि अगर एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है सो देयर विल बी नो एक्शन बिकॉज इट विल बी वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं सेक्शन 25 में ही इटसेल्फ। सो इफ यू रीड, इट सेज दैट एन agreement made without consideration is void unless it is being expressed in writing, कि अगर आपने राइटिंग में करा हो, रजिस्टर्ड में करा हो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो और नियर रिलेशन में हो। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, फर्स्ट में कि आपने राइटिंग में करा हो, आपका वो रजिस्टर्ड हो, तीसरा नेचुरल लव एंड अफेक्शन हो, और चौथा
आपने जो है वो नियर रिलेशन में आ रहा हो, तो वहां पर अगर आपकी तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं है तो भी माना जाएगा इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। बी बात करता है, सब सेक्शन 2 बात करता है दैट इट इज अ प्रॉमिस टू कॉम्पनसेट होली और इन पार्ट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी वॉलंटरली डन समथिंग फॉर द प्रॉमिसर। तो ये क्या बात करता है, 5 वॉलंटरी सर्विस के बारे में बात करता है कि अगर प्रॉमिसर ने प्रॉमिसी ने अगर पहले से ही कुछ कर रखा है, राइट, वॉलंटरी सर्विस दे रखी है, तो उस केस में यू नीड नॉट हैव टू हैव अ कंसिडरेशन इन द दिस कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि अगर मैं सपोज मैं आपको कहता हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, बट 10,000 रुपये क्यों दूंगा, आप मेरे 10,000 रुपये के लिए आपको भी तो कुछ करना चाहिए, तो जो आप कुछ करेंगे तो वही तो कंसिडरेशन है। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है तो फिर ये वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। बट अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, क्यों दूंगा, क्योंकि आपने 10 दिन पहले मेरे घर आपने मेरे लिए कुछ करा, आपने मेरे लिए एक वॉलेट ढूंढ के लाए थे, आपने खुद से ढूंढा, खुद से मेरा वॉलेट ढूंढा, तो उसको हम बोलेंगे पास वॉलंटरी सर्विस। ओके, तो यहाँ पर जो आज मैंने आपको प्रॉमिस करा इसका कोई कंसिडरेशन नहीं है, तो दैट विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, और अब अगर हम सबसेक्शन 3 की बात करते हैं तो ये बात करता है इट इज अ प्रॉमिस मेड इन राइटिंग एंड साइंड बाय द पर्सन टू बी चार्ज देयर विद और बाय his agent generally or specially authorized in that behalf to pay wholly or in part a debt of which a creditor might have enforced payments but for the law for the limitation of suits। तो इसको बोलते हैं टाइम बार्ड डेट्स, कि जो टाइम बार्ड हो चुके हैं, मतलब जिसकी टाइम थी पीरियड ऑफ लिमिटेशन था सिर्फ 3 साल, अब चौथे साल में आप प्रॉमिस कर रहे हो कि भाई जो मैंने आपके 50,000 रुपये देने थे मैं उसमें से 30,000 रुपये का देने का प्रॉमिस कर रहा हूँ, तो इस प्रॉमिस का सामने वाले से क्या कंसिडरेशन है, कुछ नहीं, तो इसको भी हम बोलेंगे टाइम बार्ड डेट्स। तो ये प्रॉमिस भी एक क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, चाहे आगे से कोई कंसिडरेशन ना हो। ठीक है, इज इट क्लियर, राइट? ओके, अब आगे बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट जैसा ही है जो कि लिमिटेशन में है। अब यू प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स दैट लिमिटेशन में एक्नॉलेजमेंट कौन से सेक्शन में दे रखा है, ठीक है, लिमिटेशन एक्ट में। ओके, अब लिमिटेशन एक्ट से मुझे याद आया दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फ्रेश बैच फ्रॉम 7th of May एंड द सब्जेक्ट विल बी लिमिटेशन एक्ट, और इसमें टाइमिंग रहेगी 4:30 PM। ओके, जिसको ज्वाइन करना होगा यू आर मोस्ट वेलकम, थैंक यू सो मच। अब आगे चलते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन 1 बात करता है व्हाट, दैट नथिंग इन द सेक्शन शैल अफेक्ट द वैलिडिटी एज बिटवीन द डोनर एंड डोनी ऑफ एनी गिफ्ट एक्चुअली मेड। अब ये गिफ्ट की बात कर रहा है। अब गिफ्ट इज गिवन अंडर सेक्शन 122 ऑफ TPA, राइट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, की गिफ्ट के केस में अगर मैं आपको कुछ प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको ये अपना फोन गिफ्ट करूंगा, तो इस प्रॉमिस के बदले में मैं आपसे थोड़ी कुछ ले रहा हूँ, तो गिफ्ट के केस में देयर कैन बी नो कंसिडरेशन। ठीक है, और ये सेक्शन 122 TPA में दे रखा होता है, राइट। एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है, एन एग्रीमेंट टू विच द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर इज फ्रीली गिवन इज नॉट वॉइड मियरली बिकॉज द कंसिडरेशन इज इनएडिक्वेट, राइट, कि अगर जस्ट बिकॉज कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन कैन बी एनीथिंग विच हैज द वैल्यू इन आइज ऑफ लॉ, राइट। जरूरी नहीं कि वो 1 लाख रुपए की चीज आप 1 रुपए में दे रहे हो, 1 रुपए कंसिडरेशन तो है ना, राइट। बट यहां पर कंसिडरेशन आगे अगर पढ़ोगे इट सेज दैट मे बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट इन डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन वेदर द कंसेंट ऑफ द प्रोमिसर वाज फ्रीली गिवन और नॉट। क्या पता वो आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस होकर दिया हो, क्या पता आपके ऊपर क्वेश्चन करा हो, तो वो आपका कंसेंट के ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है, बट कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसका इलस्ट्रेशन आप जो है इलस्ट्रेशन C पढ़ लेना। इट सेज that A finds B's purse and give it to him. B promises to give A rupees 50. This is a contract. Okay, right? अब इसका सेक्शन 26 पे आ जाओ। सेक्शन 26 अब देखो यहाँ पे सेक्शन 26 बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज void. So this is very very important for you to remember the section. So every agreement is restraint of marriage of any person other than the minor is void. कि रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के बीच में अगर आप एग्रीमेंट करते हो फॉर रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज दैट विल बी वॉइड, बट अगर माइनर के केस में अगर आप रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के बारे में वॉइड एग्रीमेंट करते हो तो वो वॉइड नहीं होगा, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि माइनर की आप शादी नहीं करवा सकते, राइट। सो इट सेज एवरी एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन अदर देन माइनर इज वॉइड। सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट इट। सेक्शन 27 पे अगर हम बात करते हैं इट सेज एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। सो एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज वॉइड।
ओके तो यहाँ पर रिस्ट्रेंट कैसा, एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट एज वेल एज पार्शियल रिस्ट्रेंट, वो दोनों ही अलाउड नहीं है, राइट। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यहाँ पे दोनों ही अलाउड नहीं है। कौन सा अलाउड नहीं है, पार्शियल रिस्ट्रेंट, एब्सोल्यूट एज वेल एज एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट। अगर हम सेक्शन 28 की बात करते हैं तो दैट इज टॉकिंग अबाउट एग्रीमेंट रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। तो यहाँ पर एक और चीज पूछते हैं आपके पीटी में कि जो सेक्शन 28 है ये कौन से ईयर में क्या हुआ था, अमेंड हुआ था। सो दैट इज सेक्शन 1997, ओके राइट, इट वाज अमेंडेड इन इन ईयर 1997। तो सेक्शन 28 बात करता है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, सो दैट विल बी वॉइड, ओके। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट इज नॉट अलाउड बट पार्शियल रिस्ट्रेंट इज अलाउड। वेराज अगर हम ऊपर बात करते हैं सेक्शन 27 में जहां पर एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की बात थी, तो वहां एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट एज वेल एज पार्शियल रिस्ट्रेंट दोनों अलाउड नहीं है। बट अगर 28 में हम बात करते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, तो यहाँ एब्सोल्यूट रिस्ट्रेंट अलाउड नहीं है बट पार्शियल रिस्ट्रेंट यू कैन डू, ओके, पार्शियल रिस्ट्रेंट इज अलाउड, ओके, इज इट क्लियर नाउ। इसका अब सेक्शन 29 देखो, दैट इज टॉकिंग अबाउट अनसर्टेनिटी। सेक्शन 29 is talking about agreement void for uncertainty, कि agreement the meaning of which is not certain or capable of being made certain are void। तो यहाँ एक मैक्सिम है, मैक्सिम भी लिखो इसमें, that is id certum est quod certum redi potest। Again I'm repeating it, it says id certum est quod certum redi potest। मैं लिख देता हूँ आपके लिए, id certum est quod certum redi potest। ओके, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इफ समथिंग इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन इट शुड बी ट्रीटेड एज सर्टेन। आई एम अगेन रिपीटिंग इट, इफ समथिंग इज केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन इट शुड बी ट्रीटेड एज सर्टेन, ओके। नेक्स्ट आगे देखो, अब इसका जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ई, इट सेज, इसका इलस्ट्रेशन ई और एफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट सेज दैट ए एग्रीज टू सेल टू बी 1000 mounds of rice to at a price to be fixed by C, okay, as the price is capable of being made certain there is no uncertainty here to make the agreement void। इसका एफ देखो, A agreed to sell to be my white horse for rupees 500 or rupees 1000. So there is nothing to show which of the two prices was to be given. The agreement is void. Okay, right? ठीक है। अब इसका सेक्शन 30 देखो, ये बात करता है एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर्स। सो बाय वे ऑफ वेजर एग्रीमेंट इज वॉइड एग्रीमेंट। तो ये वॉइड एब इनिशियो है, यहाँ पर एक केस लॉ है घेरूलाल पारक वर्सेस महादियो दास। इसको अगर आप पढ़ोगे इट इज रिटन दैट एग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर वॉइड एंड नो सूट shall be brought for recovering anything else to be won on any wager or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made। okay? तो अभी मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, इसके आगे if you want to take the further sections then you kindly send me a message on the given number, I will be sharing those recordings with you। ओके, ये अभी YouTube के लिए है, बाकी इसके आगे जो जितने भी सेक्शंस है दैट आई विल बी फॉरवर्डिंग यू इन पर्सन। ओके, आई होप आपको इसमें थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।